हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री के साथ। तो पिछले लेक्चर में हमने कोएगुलेशन डिस्कस किया था। कोएगुलेशन क्या होता है कि जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज फ्रॉम डिस्पर्शन मीडियम है, दैट इज नोन एज कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन, और प्रेसिपिटेशन भी बोल देते हो आप इसको। अब लायोफोबिक और लायोफिलिक में लायोफोबिक की कोएगुलेशन ज़्यादा आसान होती है, लायोफिलिक की थोड़ी मुश्किल होती है। लायोफोबिक क्या होती हैं? सॉल्वेंट हीटिंग। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस हैं, डिस्पर्स्ड फेज की डिस्पर्शन मीडियम के साथ जो इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होती हैं। तो इनकी जो भी स्टेबिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज। स्टेबिलिटी इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। जब आप चार्ज न्यूट्रलाइज कर दोगे तो ये जो लायोफोबिक सोल्स है ये कोएगुलेट कर जाती हैं, क्योंकि चार्जेस होने के कारण जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास नहीं आते, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। वंस द चार्जेस गेट न्यूट्रलाइज तो फिर वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे और इवेंचुअली लंप फॉर्मेशन करके सेटल डाउन कर जाएंगे। लायोफिलिक के केस में जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज as well as solvation। सॉल्वेशन क्या होती है? जो आपकी डिस्पर्स्ड फेज की डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शंस है उसको आप सॉल्वेशन बोल देते हो। तो लायोफोबिक को कोएगुलेट करवाना ज़्यादा आसान रहेगा। लायोफिलिक को अगर आपने कोएगुलेट करवाना है तो फिर आपको इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो पहले हम लायोफोबिक सोल्स की कोएगुलेशन देखते हैं, वो किस तरीके से करवाई जा सकती है। चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन करवानी है एंड दैट कैन बी डन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती थी? मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स पे कुछ ना कुछ चार्ज रहता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, चार्ज प्लेट्स लगाओगे, तो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, और उन रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे जाके वो अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर इवेंचुअली कोएगुलेट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप चार्ज की न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो, लायोफोबिक सोल्स को कोएगुलेट करवा सकते हो, या दो ऑपोजिटली चार्ज सोल्स को आप मिक्स कर दो। एक पॉजिटिवली चार्ज सोल थी, एक नेगेटिवली चार्ज सोल थी, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे और कोएगुलेशन हो जाएगी। या आप क्या कर सकते हो? आप बॉयल करवा सकते हो सोल को, हीट कर सकते हो। हीट करने से क्या होगा? आपके ये कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, इनकी कोलिजन्स विद द काउंटर आयन स्टार्ट हो जाएंगी और इनकी जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है ऑन हीटिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो एड्जॉर्ब्ड लेयर है ये रिमूव होनी शुरू हो जाएगी। वंस द एड्जॉर्ब्ड लेयर गेट्स रिमूव, चार्जेस इसमें से रिमूव हो जाएंगे, फिर इसकी कोएगुलेशन इजीली हो सकती है। फिर नेक्स्ट है परसिस्टेंट डायलिसिस। डायलिसिस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि प्योरिफिकेशन, लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हम प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे तो हम एक ऐसे बॉटल लेते थे विच वॉज मेड अप ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। इसके आसपास हम प्योर वाटर ले लेते थे। इसको प्योर वाटर में जब हम डिप करते थे, जो क्रिस्टलॉइड्स होते थे कोलॉइडल सॉल्यूशन में, वो तो डिफ्यूज कर जाएंगे थ्रू दिस एनिमल मेम्ब्रेन और वो वाटर में आ जाते थे। वाइल जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते थे, तो इवेंचुअली यहाँ पे आपको प्योर सोल मिल जाती थी। इनिशियली आपने इम्प्योर सोल ली थी जिसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट था। क्रिस्टलॉइड्स इवेंचुअली मूव कर जाएंगे इसमें और आपके पास यहाँ पे प्योर सोल मिल जाएगी। बट अगर आप ये डायलिसिस बहुत ज़्यादा देर तक करोगे तो होगा क्या कि जो एड्जॉर्ब्ड स्टेट में आयंस होंगे वो भी रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, वो भी एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करके वाटर में आते रहेंगे। तो आपका अगर इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा फिर भी चार्जेस यहाँ पे नहीं रहेंगे और कोएगुलेशन हो जाएगी। तो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन में चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए और बहुत कम भी नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा भी होगा तब भी ये चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और अगर बहुत कम हो गया तो ये चार्जेस ही नहीं रहेंगे, तब भी कोएगुलेशन हो जाएगी।
तो परसिस्टेंट डायलिसिस कैन ऑल्सो कॉज कोएगुलेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जब आप इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो आपकी जो डिफ्यूज लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स कम हो जाएगी और वो एक दूसरे के ज़्यादा पास आ सकते हैं, जहाँ पे वॉन्डरवॉल्स फोर्सेस ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं और वो इन कोलॉइडल पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एग्रीगेट फॉर्म करवा के सेटल डाउन करवा लेती हैं, कोएगुलेशन हो जाती है। तो ये आपकी कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल है, किन किन मेथड से आप करवा सकते हो। अब लायोफिलिक सोल्स, लायोफिलिक सोल्स की जो स्टेबिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज एंड सॉल्वेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स। लायोफोबिक के केस में तो कोई सॉल्वेशन होगी ही नहीं, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज के आसपास जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, वो आना ही नहीं चाहेंगे। तो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की इंटरेक्शन लायोफोबिक के केस में नहीं होती, उस केस में सॉल्वेशन बहुत ही कम रहती है। लायोफिलिक के केस में सॉल्वेशन बहुत अच्छी होती है, जो कि एक मेजर फैक्टर रहता है इन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सोल्स। अब अगर आपने इन सोल्स को कोएगुलेट करवाना है, आपको चार्ज भी न्यूट्रलाइज करवाना पड़ेगा और ये सॉल्वेशन भी आपको रिमूव करनी पड़ेगी। तो ये हम कैसे करते हैं? चार्ज हम न्यूट्रलाइज करवा सकते हैं बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेशन हम रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। अब जैसे हमारे पास कोई हाइड्रोफिलिक सोल है जिसमें डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम मतलब वाटर के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छे से सॉल्वेटेड है, वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल्स के आसपास आके उनको सराउंड करके रखा हुआ है और उनके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि ये इंटरेक्शंस वीक हो जाएं तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे कोई लेस पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट इसमें डालना शुरू कर देते हैं, सच एज अल्कोहल एंड एसीटोन। जब आप अल्कोहल या एसीटोन इसमें ऐड करना शुरू करते हो तो डिस्पर्स फेज की डिस्पर्शन मीडियम के साथ इंटरेक्शंस पुअर होनी शुरू हो जाती हैं। अब सॉल्वेशन आपकी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी, तो आप बोल सकते हो द डिहाइड्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज हैज अकर्ड। देखिए, जब आपने अल्कोहल और एसीटोन डाला, आपके सॉल्वेंट की जो पोलैरिटी थी, डिस्पर्शन मीडियम की जो पोलैरिटी थी, वो कम हो गई है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस पहले के कंपैरिजन में पुअर हो जाएंगी। पहले वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से एसोसिएटेड थे इसके साथ, आफ्टर द एडिशन ऑफ एसीटोन और अल्कोहल जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे इसकी सरफेस से, तो सॉर्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अंडर दिस कंडीशन, जब सॉल्वेशन आपने हटा दी है, under this condition only a small amount of electrolyte can bring about coagulation। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जो कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सोल है वो आप तभी करवा सकते हो जब आप चार्ज को न्यूट्रलाइज करो बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्वेशन को रिमूव करो बाय एडिंग अ सूटेबल सॉल्वेंट। तो अगर हाइड्रोफिलिक सोल्स हैं तो आप उसमें कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करना शुरू कर दो। अब नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स क्या होते हैं? देखिए, जो आपकी लायोफोबिक सोल्स होती हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होती उनकी, क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा पुअर रहती हैं। जो भी मेटल सोल्स होती हैं वाटर में वो यूजुअली लायोफोबिक नेचर की होती हैं। तो आपने कोई मेटल सोल प्रिपेयर की, उसमें डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में आपने डिस्पर्स करवा दिया और ये जो सोल प्रिपेयर की है ये ज़्यादा देर तक रहने नहीं वाली, क्योंकि थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोलाइट इसमें जाएगा ये कोएगुलेट कर जाएगी। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें लायोफिलिक सोल्स ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आप लायोफिलिक सोल्स इसमें ऐड करोगे तो लायोफिलिक के पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लायोफोबिक पार्टिकल्स। लायोफोबिक पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस डिस्पर्शन मीडियम के साथ खत्म हो जाएंगी और लायोफिलिक सोल्स की तो जो इंटरेक्शंस होती हैं विद द डिस्पर्शन मीडियम वो वैसी अच्छी होती हैं, तो ओवरऑल जो सोल की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो जो लायोफिलिक सोल्स आप यूज करोगे टू प्रोटेक्ट दिस लायोफोबिक सोल, उसको हम प्रोटेक्टिव कोलॉइड बोलते हैं और इसको प्रोटेक्टिव एक्शन कहा जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि कवरिंग अप ऑफ लायोफोबिक पार्टिकल्स बाय लायोफिलिक पार्टिकल्स इज नोन एज इट्स प्रोटेक्टिव एक्शन एंड सच कोलॉइड्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। ठीक है, अब आप इस प्रोटेक्टिव एक्शन को क्वांटिफाई कैसे करते हो? तो इसको क्वांटिफाई करने के लिए हम गोल्ड सोल एज रेफरेंस लेते हैं। गोल्ड सोल इज अ लायोफोबिक सोल जो कि कोएगुलेट कर जाती है ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे ये बहुत जल्दी से कोएगुलेट करके सेटल डाउन कर जाएगी।
तो लेट्स से मैंने 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ली है और ये कोएगुलेट कर जाती है बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है जो कि इसकी कोएगुलेशन कॉज कर रहा है। अब आप चाहते हो कि 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करने के बाद भी इसकी कोएगुलेशन ना हो, तो आपको इस गोल्ड सोल में कुछ लायोफिलिक सोल, कुछ प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे पास लेट्स से 3 ऑप्शंस हैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स में, A, B एंड C। तो मेरे पास एक लायोफिलिक सोल A है, B है एंड C है। तो टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ गोल्ड सोल 10 ml ऑफ गोल्ड सोल बाय 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन, मेरे को प्रोटेक्टिव कोलॉइड A यूज करना पड़ रहा है 5 मिलीग्राम। और अगर मैं प्रोटेक्टिव कोलॉइड B यूज करता हूँ तो मेरे को सिर्फ 4 मिलीग्राम यूज करना पड़ रहा है, और C अगर मैं लेता हूँ तो मेरे को 2 मिलीग्राम यूज करना पड़ रहा है। अब आपका कौन सा प्रोटेक्टिव कोलॉइड सबसे अच्छा है, कौन सी लायोफिलिक सोल का प्रोटेक्टिव एक्शन सबसे ज़्यादा है जो आप सबसे कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, तो C अगर आप 2 मिलीग्राम ऐड कर दोगे 10 ml ऑफ गोल्ड सोल में, फिर आप चाहे 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन भी ऐड कर लो, फिर भी इसकी कोएगुलेशन नहीं होने वाली। वाइल A का जो प्रोटेक्टिव एक्शन है वो कम है, इसीलिए A आपको ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। तो हम इसको गोल्ड नंबर बोल देते हैं, और गोल्ड नंबर इज द measure of the protective action of colloids, which is defined as the amount of protective sol in milligrams that will prevent the coagulation of 10 ml of standard gold sol on addition of 1 ml 10% NaCl solution। तो A का गोल्ड नंबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, B का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, C का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है गोल्ड नंबर की, कि 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सोल की कोएगुलेशन आपने प्रिवेंट करवानी है ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। तो कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड आपको इन मिलीग्राम्स डालना पड़ेगा, वो उसका गोल्ड नंबर हो जाएगा। गोल्ड नंबर इज डिफाइंड फॉर प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स। गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड A विल बी 5, B विल बी 4 एंड फॉर C इट विल बी 2। तो गोल्ड नंबर जितना छोटा, प्रोटेक्टिव पावर उसकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट करोगे। स्मॉलर द गोल्ड नंबर, हायर विल बी द प्रोटेक्टिव पावर। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं इस पे। कोएगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ कोलॉइडल सोल ऑफ गोल्ड इज कंप्लीटली प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ 0.25 grams ऑफ स्टार्च टू इट बिफोर एडिंग 10 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। यू हैव टू फाइंड आउट द गोल्ड नंबर ऑफ द स्टार्च। तो आप ये देखिए, जो स्टार्च है आपका, दैट इज लायोफिलिक सोल, जो प्रोटेक्टिव कोलॉइड है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं कि 100 ml ऑफ गोल्ड सोल की कोएगुलेशन आप करवा रहे थे 10 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन से। तो आपको कितना स्टार्च यूज़ करना पड़ रहा था, दैट वाज 0.25 grams विच इज़ 250 मिलीग्राम्स। तो 250 मिलीग्राम्स ऑफ स्टार्च वॉज रिक्वायर्ड। अब अगर मैं 10 ml ऑफ गोल्ड सोल लेता, मतलब 1/10 ऑफ गोल्ड सोल लेता, तो इसकी कोएगुलेशन किससे हो सकती थी, 1/10 ऑफ NaCl से हो सकती थी। और इसकी कोएगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए 1/10 ऑफ स्टार्च सफिशिएंट था। तो 25 मिलीग्राम ऑफ स्टार्च was sufficient to prevent the coagulation of 10 ml of gold sol by 1 ml of 10% NaCl solution। तो यही तो बाय डेफिनेशन गोल्ड नंबर होता है। अब गोल्ड नंबर की दोबारा से डेफिनेशन देखिए कि अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड, जो कि मिलीग्राम में आप कितना ऐड करोगे टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ गोल्ड सोल ऑन एडिशन ऑफ 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन। तो गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च कितना आ गया, इट इज 25। ठीक है, बहुत ही एलिमेंट्री सा कॉन्सेप्ट है, पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम इमल्शंस पे। इमल्शंस भी कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड फेज में रहती हैं। तो इमल्शंस आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस इन विच बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड्स। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, वैनिशिंग क्रीम या कोल्ड क्रीम्स जो होती हैं आपकी। इमल्शंस को हम क्लासीफाई करते हैं
दो कैटेगरीज में, एक है ऑयल इन वाटर इमल्शन और दूसरा है वाटर इन ऑयल इमल्शन। ऑयल इन वाटर इमल्शन क्या होगा कि जैसे डिस्पर्स्ड फेज आपकी ऑयल ड्रॉपलेट्स है और डिस्पर्शन मीडियम आपका वाटर है। दिस विल बी योर डिस्पर्स्ड फेज एंड दिस इज योर डिस्पर्शन मीडियम। दूसरी कैटेगरी में क्या है, वाटर अब आपका डिस्पर्स्ड फेज में होगा। जैसे ऑयल में वाटर के ड्रॉपलेट सस्पेंडेड हैं, ऑयल आपका यहां पे डिस्पर्शन मीडियम होगा। ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन की एग्जांपल क्या है, मिल्क। मिल्क क्या होता है, मिल्क इज लिक्विड फैट सस्पेंडेड इन वाटर, डिस्पर्स्ड इन वाटर। और बटर क्या होता है, ये आपका वाटर इज सस्पेंडेड इन ऑयल। ठीक है, तो आप इमल्शंस को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। और एग्जांपल्स आपको पता रहनी चाहिए इनकी, जो क्रीम या कोल्ड क्रीम हो गई, ये सब वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होती है। कोल्ड क्रीम के केस में भी आपने देखा होगा ना कि जब कोल्ड क्रीम्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती हैं तो वाटर अलग हो जाता है और जो फैट होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो इमल्शंस होंगी वो किससे बनेंगी, ये दो इमिसिबल लिक्विड से बनती हैं। मिसिबल लिक्विड से तो आप ट्रू सॉल्यूशंस बना लोगे। ठीक है, और ये हमेशा क्या होंगी, ये लायोफोबिक नेचर की रहती हैं। तो इनको स्टेबलाइज करने के लिए जो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हम ऐड करते हैं, दोज आर नोन एज इमल्सिफायर्स। इमल्सिफायर्स की एग्जांपल भी आपको पता होनी चाहिए। जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स होते हैं उनका इमल्सिफाइंग एक्शन रहता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब इमल्शंस को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, जो इमल्शंस को प्रिपेयर करने का प्रोसेस है उसको हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इमल्शंस। और इमल्शंस को जो डिस्ट्रॉय करने का प्रोसेस है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज को अगर डिस्पर्शन मीडियम से अलग करना है तो दैट विल बी नोन एज डी इमल्सिफिकेशन। ओके, अब इमल्सिफिकेशन हम कैसे करते हैं, emulsions are prepared by shaking the dispersed phase and dispersion medium vigorously and then adding a stabilizing agent which is known as emulsifier। ये भी आपको पता है। अब emulsifiers हम कौन कौन से यूज़ करते हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स आर एडेड टू स्टेबलाइज emulsions। ये मैंने आपको बहुत पहले एनिमेशन भी दिखाई थी और फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप में हमने डिस्कस भी किया था कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है वो यूजुअली वाटर में रहना नहीं चाहती, बट होता क्या है, जो आपके सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं वो मिसल फॉर्मेशन कर लेते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट को सेंटर में ट्रैप कर लेते हैं। तो ये जो आपके सोप मॉलिक्यूल्स हैं ये एक जैसे स्टेबलाइजिंग एजेंट हो गए जिन्होंने ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन को स्टेबलाइज करके रखा हुआ है। तो स्टेबलाइजेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कोटिंग ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ एन इमल्शन बाय द स्टेबलाइजर। ये आपका स्टेबलाइजर हो गया। This prevents the drops of the emulsion from combining together and separating out as a separate layer। अब जैसे ऐसे बहुत सारी ऑयल ड्रॉपलेट्स होंगी जो कि मिसल के अंदर की तरफ ट्रैप्ड होंगी, अगर ये सोप मॉलिक्यूल्स इसके आसपास ऐसे शीट्स ना बना के रखते तो दो ऑयल ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के पास आती और वो सेपरेट लेयर बना लेती। बट अब होगा क्या, मिसल्स पे क्या रहता है, सिमिलर चार्जेस रहते हैं। लेट्स से नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी ऐसे नेगेटिव चार्ज होगा तो एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे और एक दूसरे के पास पास नहीं आएंगे, कोलॉइडल फॉर्म में डिस्पर्स्ड रहेंगे। तो और जो कॉमनली यूज स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हैं दोज आर प्रोटीन्स, गम्स, अगर अगर एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डीइमल्सिफिकेशन। डीइमल्सिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इमल्शन। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एन इमल्शन into its constituents। अभी आप किस तरीके से करवा सकते हो, दिस कैन बी डन यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। क्या करते थे हम सेंट्रीफ्यूगेशन में,
हम एक सेंट्रीफ्यूज लेते थे और उसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को घुमा देते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती थी डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स पे और वो सेपरेट हो जाते थे। अब जैसे लस्सी होती है, जो बटर मिल्क होता है, दैट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड फैट सस्पेंडेड इन वाटर। तो आप मक्खन लस्सी से कैसे निकालते हो? आप इस सॉल्यूशन को चर्न करवा देते हो, मिक्स करवा देते हो, इसमें एक स्टरर डाल दिया आपने और इसको बहुत हाई रोटेशनल स्पीड्स पे रोटेट करवा दोगे, जिसके कारण जो डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स हैं दोज विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कहाँ जाएंगे? वो इस कंटेनर की सरफेस पे जाके स्टिक करना शुरू कर देंगे और डिस्पर्शन मीडियम से सेपरेट हो जाएंगे। तो आपका बटर यहाँ रह जाएगा और डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो डीइमल्सिफिकेशन कैन बी डन यूजिंग अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा मेथड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्पेशली ये फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि जो रिवर वाटर है दैट इज ऑल्सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिस इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर। तो रिवर जब सी को जाके मीट करती है, सी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो इस कोलॉइडल सॉल्यूशन की कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाती है और जितनी भी सैंड कोलॉइडल फॉर्म में होती है वो इन द फॉर्म ऑफ सिल्ट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है और डेल्टास की फॉर्मेशन होती है। तो ये आपने शायद ज्योग्राफी में पहले पढ़ा होगा कि जब भी रिवर सी को जाके मिलती है, ये आपका सी है और यहाँ से रिवर आ रही है, तो यहाँ पे डेल्टास की फॉर्मेशन हो जाती है। अब क्यों हुई है? क्योंकि ये यहाँ से कोलॉइडल सॉल्यूशन आ रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कोएगुलेशन होगी और सारी की सारी सैंड डिपॉजिट हो जाएगी, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। तो इसीलिए अगर आप रिवर वेज को नेविगेबल रखना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूसली ये जो रिवर माउथ्स को क्लीन करना पड़ता है, तभी शिप्स यहाँ से आ जा सकती हैं, नहीं तो सिल्ट डिपॉजिट होती रहेगी और रिवर माउथ अल्टीमेटली बंद हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। ये एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्मोक प्रेसिपिटेटर हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल चिमनीज़ में। तो एक सिंपल सा मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ। एक्चुअल में जो इसका सेटअप रहता है, जो अपरेटस रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हमने तो सिर्फ इसका जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करना है। तो इंडस्ट्रियल चिमनीज़ में ऐसे चिमनीज़ के टॉप पे जैसे चार्ज प्लेट्स लगा दी जाती हैं, ताकि जो भी स्मोक निकल रहा है उसमें जो भी कोलॉइडल पार्टिकल सस्पेंडेड हैं उनकी कोएगुलेशन हो जाए और वो सेटल डाउन कर जाए। जो स्मोक होता है दैट इज अ कोलॉइडल पार्टिकल, अ कोलॉइडल डिस्पर्शन of solid particles suspended in gases। अब आप चाहते हो कि स्मोक में जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एनवायरनमेंट में एस्केप ना करे, नीचे ही सेटल डाउन कर जाए। तो जैसे ही स्मोक ऊपर राइज करेगा, जो आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स जिन पे चार्ज होगा वो मेटल प्लेट के कांटेक्ट में आके कोएगुलेट हो जाएंगे और इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाएंगे और एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कॉटरल स्मोक प्रेसिपिटेटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स will lose charge on coming in contact with electrical plates leading to their coagulation। कोएगुलेट करके नीचे आ जाएंगे और एनवायरनमेंट में नहीं जाएंगे। अब और बहुत सारी एप्लीकेशंस है कोलॉइड्स की, सच एज कोएगुलेटिंग रबर फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स होता है कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर इन वाटर। तो लेटेक्स को कोएगुलेट करके आप रबर ऑब्टेन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है स्मोक स्क्रीन्स, जो कि वॉरफेयर वगैरह में यूज़ होती हैं, स्मोक बॉम्ब्स होते हैं। तो दीज आर कोलॉइडल डिस्पर्शन ऑफ TiO2 और SiCl4। जो लोग पबजी खेलते होंगे उन्हें पता होगा। फिर नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एलम्स।
वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ कोलॉइडल फॉर्म में डिस्पर्स्ड रह सकती हैं। तो जब आप एलम डालते हो सच एज K2SO4, ये पोटैश एलम है जो मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो इसके जो कैटायन और एनायंस हैं ये कोलॉइडल पार्टिकल्स की कोएगुलेशन कॉज करवा देते हैं और वो सेटल डाउन कर जाएंगे। बाद में आप जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है ब्लड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है। तो जब भी ऐसे ब्लीडिंग वगैरह होती है, आप एलम रब करते हो तो ब्लड की कोएगुलेशन होनी शुरू हो जाती है और ब्लड क्लॉट फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। फिर ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर टेलिंग ऑफ कॉमेट्स की जो टेल्स में कुछ पार्टिकल्स ऐसे कोलॉइडल फॉर्म में सस्पेंड हो जाते हैं और जिससे कि स्केटरिंग ऑफ लाइट स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। फिर एक क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। फिर मेडिसिन में हम कोलॉइड्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं क्योंकि कोलॉइड्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अब सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो जो कोलॉइडल फॉर्म में मेडिसिन दी जाती हैं वो बहुत ईजिली, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में। फिर जो रेन है, रेन भी क्यों होती है? देखिए जो क्लाउड्स होते हैं दोज आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस, क्लाउड्स आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन एयर। तो क्लाउड्स पे भी कुछ ना कुछ चार्ज रहता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब ऐसे दो ऑपोजिटली चार्ज क्लाउड्स एक दूसरे को मिलेंगे तो वो एक दूसरे का चार्ज न्यूट्रलाइज कर देंगे और जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे वो कोएगुलेट कर जाएंगी और इन द फॉर्म ऑफ रेन वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगी। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टाज, ये हम कर चुके हैं। फिर फूड आइटम्स में कोलॉइडल सॉल्यूशंस रहते हैं, जैसे मिल्क हो गया, बटर हो गया, आइसक्रीम्स हो गई, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आर्टिफिशियल रेन भी हम कॉज करवा सकते हैं, जैसे क्लाउड्स पे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स अगर आप स्प्रिंकल कर दोगे तो जो आपके क्लाउड्स का चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जितनी भी वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड होंगी, डिस्पर्स थी कोलॉइडल फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेट कर जाएंगी, कोएगुलेट करके गिर जाएंगी और ये आर्टिफिशियल रेन होगी। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि कोएगुलेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड सोल बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन इज कम्प्लीटली प्रिवेंटेड बाय 0.025 ग्राम्स ऑफ स्टार्च टू इट। ये सेम ही क्वेश्चन है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन क्या होती थी कि मिलीग्राम्स में आप कितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड ऐड करोगे ताकि 10 ml ऑफ गोल्ड सोल की कोएगुलेशन ना हो बाय 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। और आप कितना मिलीग्राम्स ऐड कर रहे हो? 25 मिलीग्राम्स। तो गोल्ड नंबर कितना हो गया स्टार्च का? इट इज़ 25। बहुत ही सिंपल है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपने वीडियो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है। अब जैसे यहाँ पे आपके पास गोल्ड नंबर दिए गए हैं 4 प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स के O, P, Q एंड R। तो गोल्ड नंबर जितना कम होगा, जितना प्रोटेक्टिव कोलॉइड आपको कम डालना पड़ेगा, उसकी प्रोटेक्टिव पावर उतनी अच्छी होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने बताना है। O सबसे अच्छा है, फिर P, फिर Q, फिर R। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। फिर नेक्स्ट है अ डिटर्जेंट, आपका कोई सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड है जो आप यूज़ कर रहे हो। दिस बिकम्स अ कोलॉइडल सॉल्यूशन एट अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 raised to the power -3 मोलर। ऑन एन एवरेज 10 raised to the power 12 colloidal particles are present in 1 mm cube of the solution. What is the average number of ions that are present in 1 colloidal particle? तो ठीक है, हम ये मान लेते हैं each colloidal particle, each missile has n molecules या n ions of the detergent. 1 mm cube of the solution, देखो आप ये खुद से पहले ट्राई करो फिर सॉल्यूशन देखो। 1 mm cube of the solution has 10 raised to the power 12 colloidal particles. So this means 1 mm cube of this solution will have 10 raised to the power 12 into n ions of the detergent. अब concentration of the solution कितनी दी गई है? 10 raised to the power -3 मोलर। तो आप कॉन्सेंट्रेशन डिटर्मिन करो
वो आप कैसे करोगे? इतने नंबर ऑफ आयंस हैं, आप पहले मोल्स डिटर्मिन कर लो। मोल्स कैसे डिटर्मिन करोगे? अपॉन एवोगैड्रोस नंबर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि आपकी जैसे 1 mm³ है। दिस शुड बी इक्वल टू 10⁻³ मोलर, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बस कैलकुलेशन ही तो बची हैं। एवोगैड्रोस नंबर आपने डालना है 6.02 × 10⁻23, और mm³ को भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो दिस विल बी 10⁻³ का क्यूब हो जाएगा, और n के लिए आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 gram of activated carbon has a surface area of 1000 meter square. Considering complete coverage as well as monomolecular adsorption, how much ammonia at STP, ये STP condition होगी, would be adsorbed on the surface of 44 by 7 grams of carbon if the radius of the ammonia molecule is 10⁻⁻8 centimeter, जो कि 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल है। तो फिर वीडियो पॉज करोगे और ट्राई करोगे। आप ये देखिए एरिया आपके पास कितना अवेलेबल है। एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट अवेलेबल 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड कार्बन का आप एरिया देखो कितना ज़्यादा है, 1000 मीटर स्क्वायर। और 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल किस तरीके से ऑब्टेन करते थे ये भी आपको स्टार्टिंग में बताया गया है। तो आपके पास 44/7 ग्राम्स कार्बन है, तो इतना एरिया अवेलेबल है। सब कुछ SI यूनिट्स में डील करेंगे हम। अब एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 एमोनिया मॉलिक्यूल कितना होगा? इट विल बी πr²। ये आपकी सरफेस है, इस पर आप छोटे छोटे एमोनिया के मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करवा रहे हैं। तो एक एमोनिया का मॉलिक्यूल इतना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप एब्जॉर्ब करवा सकते हो इतने एरिया पे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड, दैट इज इक्वल टू टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल। पाई कितना होगा? इट इज़ 22/7। आर कितना है? इट इज़ 10⁻⁻10। तो ये 10⁻⁻20 हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, दिस इज 2 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड। तो दिस मीन्स कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया आप एब्जॉर्ब करवा सकते हो, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर कर दो, और वो कितने आ जाएंगे? अप्रॉक्सीमेटली 1/3 मोल्स। अब 1/3 मोल्स ऑफ एमोनिया की जो वॉल्यूम होगी एट STP वो कितनी होगी? इंटू 22.4 कर दो, एंड दैट विल कम आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 7.46 लीटर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एट 1 एटमॉस्फेयर 273 केल्विन, वही STP कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस रिक्वायर्ड टू कवर अ सैंपल ऑफ सिलिका जेल assuming monomolecular adsorption is found to be 1.30 cm³ per gram of the gel. The area occupied by nitrogen molecule is 0.16 nanometer square. What is the surface area per gram of the silica gel? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसे ही है। वीडियो पॉज करो पूरी ऑनेस्टी के साथ और खुद से ट्राई करो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपने 1 ग्राम ऑफ सिलिका जेल का सरफेस एरिया बताना है। देखिए 1 ग्राम ऑफ सिलिका जेल पे आप 1.30 cm³ ऑफ नाइट्रोजन एड्जॉर्ब करवा सकते हो एट STP। तो इसके मोल्स आप डिटर्मिन कर लोगे। दीज मैनी मोल्स ऑफ N2 कैन बी एड्जॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ जेल। तो दिस मीन्स यू कैन एड्जॉर्ब these many molecules of nitrogen on 1 gram of gel। मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर ही तो किया है, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब एरिया ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल कितना है? दैट इज गिवन टू बी 0.16
नैनोमीटर स्क्वायर, नैनोमीटर क्या होता है? इट इज़ 10⁻⁻⁹। ये मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ऐसे यूनिट सबसे अच्छे रहते हैं। तो दिस विल कम आउट टू बी 0.16 इंटू 10⁻⁻18 और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाय दीज मैनी मॉलिक्यूल्स कितना होगा? एरिया ऑक्यूपाइड बाय वन मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बस कैलकुलेशंस ही बची हैं, वो आपका आंसर आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये सारा एरिया किसका होगा? 1 ग्राम ऑफ जेल का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। 10% ऑफ द साइड्स ऑफ कैटलिस्ट बेड हैव बीन एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन ऑन हीटिंग। हाइड्रोजन गैस आपने इवॉल्व करवा ली है फ्रॉम द साइड्स और इसको कलेक्ट कर लिया है इन टेम्परेचर, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर कंडीशन पे, और उसकी वॉल्यूम 2.46 सेंटीमीटर क्यूब आई है। नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल इज़ 5.4 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द सरफेस एरिया इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ साइट्स ऑक्यूपाइड बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। आराम से पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले मैं तो क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जितने भी यहाँ से मिले हैं वो निकालते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे? इट विल बी सिंपली PV/RT। प्रेशर आपको दिया गया है 0.03, वॉल्यूम आपको गिवन है 2.46 सेंटीमीटर क्यूब थी, उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁻3। आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर इज़ 300। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आए हैं, सो दिस कम्स आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स। दिस मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो कि आपके इनिशियली एड्जॉर्ब्ड स्टेट में थे, that was 3 into 10⁻⁻6 into Avogadro's number. तो this will be 1.8 into 10⁻18 molecules। ये आप खुद से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। फिर देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ साइट्स कितनी अवेलेबल थी? 5.4 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया कितना अवेलेबल है? 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स पहले तो देखते हैं। पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी साइट्स अवेलेबल हैं, सरफेस एरिया आपके पास 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल नंबर ऑफ साइट्स हो गई 5.4 इंटू 10⁻16 इंटू 1000। तो इतनी साइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। अब हाइड्रोजन के लिए कितनी साइट्स रिजर्व्ड हैं? टेन परसेंट हाइड्रोजन का कोटा है, वो आपको दिया गया है। तो 5.4 इंटू 10⁻18 साइट्स अवेलेबल हैं। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने आपके पास एड्जॉर्ब्ड स्टेट में थे? 1.8 इंटू 10⁻18। और हाइड्रोजन के लिए साइट्स कितनी अवेलेबल थी? 5.4 इंटू 10⁻18। मतलब पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आपके पास 3 साइट्स अवेलेबल थी। तो दिस मीन्स नंबर ऑफ sites occupied per molecule of hydrogen। ये आप कैसे निकालोगे? टोटल नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और वो देखो कितना आ जाएगा, इट विल बी 3। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था और सरफेस केमिस्ट्री आपका कंप्लीट है। थैंक यू।